हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बैथ्यूम फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तेनी बेसेंट, रवीन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। ठीक है, यहाँ नायडू छूट गया है। बैथ्यूम फीमेल स्कूल से संबंधित व्यक्ति इसमें थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। पहले इस स्कूल को अंग्रेज ने स्थापित किया था, बाद में इसके सदस्य वो बने हुए थे। तो अंग्रेज जब मर गया तो अधिकार क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पास आ गया। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर, नाम क्या है? जॉन एलियट ड्रिंक वाटर, बैथ्यूम ने 1849 में कलकत्ता में हिंदू फीमेल स्कूल की स्थापना की थी। कोलकाता, पहले कलकत्ता, सब उल्टा है। बैथ्यूम की मृत्यु के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्कूल के सचिव सेक्रेटरी के रूप में इसकी जिम्मेदारी संभाली और इसके विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस स्कूल का नाम बदलकर बैथ्यूम फीमेल स्कूल कर दिया गया था। विद्यासागर महिला शिक्षक फरोज समर्थक थे और उन्होंने इस स्कूल को चलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। किस कारण से याद किए जाते हैं? यहाँ पे नाम है 3: शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में ये सब जाने जाते थे। तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में कोर्ट मार्शल यानी सैन्य मुकदमा चलाया था। और इस मुकदमे को लाल किला ट्रायल या आईएनए ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। इन पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की तीव्र लहर पैदा कर दी थी और इनके बचाव में व्यापक जन समर्थन हो रहा था। यद्यपि उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन बढ़ते सार्वजनिक दबाव के कारण ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने उनकी सजा माफ कर दी थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। आरकोट की निजामत, हैदराबाद राज्य से आरकोट का निजाम का उदय हुआ, इस कथन को क्या बताया जा रहा है? गलत। ये आरकोट का निजामत जो था हैदराबाद राज्य के जो भी सुल्तान नवाब सब था उसी के अंडर में था। विजयनगर साम्राज्य और मैसूर राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये कथन सही है। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र में से हुआ था। जहां तक है ये भी गलत कह रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे यहाँ केवल 2 सही, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या बोल रहा है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, ये कथन है। तकनीकी रूप से कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक अलग सूबा था जिसकी राजधानी क्या है? आरकोट थी उस वक्त। इसके नवाब शुरू में सीधे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे, न कि दक्कन के सूबेदारों द्वारा, जो बाद में हैदराबाद का निजाम बन गया था। हालांकि जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई और निजाम मुल्क ने दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित की, आरकोट का निजाम व्यवहारिक रूप से निजाम के अधीन आ गया। निजाम ने आरकोट के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। तो क्या आरकोट हैदराबाद से उदय हुआ? यह व्याख्या पर निर्भर करता है। अगर
उदय का मतलब से बनाया गया है तो यह गलत है। अगर इसका मतलब है प्रभाव चित्र या अधीनता के तहत एक महत्वपूर्ण इकाई बन गया तो यह सही हो सकता है। ठीक है, और इसको एक पीएससी ने क्या किया है, गलत किया है। कल यदि हम सख्त परिभाषा ले कि आउटपुट शुरू में एक अलग मूल इकाई थी तो यह कथन गलत हो सकता है। इसी कारण इसको गलत भी किया है। तो विवादित क्वेश्चन अपनी जगह पर रहेगा हमें तो। कल विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ, यह कथन निर्विवाद रूप से सही है। मैसूर विजयनगर का एक सामंती राज्य था और विजयनगर के पतन के बाद एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा। बुंदेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत क्षेत्र में से हुआ, पर यह कथन निश्चित रूप से गलत है। बुंदेलखंड का गठन दुर्रानी के आक्रमण से पहले कमजोर होते हुए मुगल साम्राज्य के क्षेत्र पर रोहिला अफगानों द्वारा किया गया था, इस कारण से गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जनता बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। फिर सांची स्तूप चंबल नदी पे है। पांडुलोन गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी पे है। फिर अमरावती स्तूप गोदावरी नदी पे है। तो हमको यही देखना है। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं इसको मैच द फ्लोइंग से रिलेटेड है, लेकिन सेंटेंस बना दिया है। तो अजंता गुफाएं सिर्फ बाघोरा नदी की घाटी पे स्थित है, बाकी देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। यह कथन सही है। जनता की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा या बाघोर नदी द्वारा निर्मित एक घोड़े किनार के आकार की घाटी के चट्टानी किनारों को काटकर बनाई गई है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी पे स्थित है। तो ये कहाँ? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह बेतवा नदी के बेसिन के करीब है, चंबल नदी की घाटी में नहीं। पांडु लेना गुफा मंदिर देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। तो ये सब गलत है, क्योंकि सही तो सिर्फ यही है। करैया कथन गलत है। पांडुलेना गुफाएं, जिन्हें नासिक गुफाएं या त्रिभीष्म गुफाएं भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी की घाटी में नहीं, जो उत्तर में बहती है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, यह कथन गलत। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के अमरावती शहर में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, गोदावरी नदी की घाटी में। गोदावरी नदी उत्तर में बहती है। तब ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो यूपीएससी क्या करता है, चलिए हिस्ट्री में ऐसे भी पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें भी नदियां पूछा जाता है, हिस्ट्री में ही रखेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में शब्द फन्नम या पन्नम भी मिलेगा कहीं कहीं, किसे निर्दिष्ट करता था? मध्यकालीन भारत में शब्द फन्नम किसे निर्दिष्ट करता था? आंसर होगा सिक्के। ठीक है, कॉइन्स। मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से दक्षिण भारत में फन्नम या पन्नम शब्द सिक्के को निर्दिष्ट करता था। यह सोने या चांदी की एक छोटी मुद्रा इकाई थी, राज्यों और साम्राज्यों जैसे विजयनगर साम्राज्य, त्रावणकोर, मैसूर आदि में प्रचलित थी। यह अक्सर बड़ी मुद्रा इकाई पैगोडा बराह का एक अंश होता था, इसलिए फन्नम या पन्नवा नहीं, यहाँ पे पन्नम कहीं कहीं मिलेगा, पन्नम पन्नम। अच्छा, पन्नम तो ये था, पन्नम आए पन्नम, इसलिए फन्नम पन्मा आभूषण या हथियार नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है। अच्छा, यहाँ पे पहनावा की बात कर रहा हूँ, सॉरी सही से देखिए, यहाँ पे आभूषण, अच्छा पहनावा भी है, उसके बात कर रहा हूँ। पन्नम वर्णन कर रहे थे, उसके कारण भी गलत पड़ रही है। इसलिए फन्नम जो है पहनावा, आभूषण या हथियार नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या था, सिक्का था। तो यहाँ था निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बालेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। कर्मयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे? तो सक्रिय रूप से गदर पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति रास बिहारी बोस था। ठीक है, केवल दो। तो बालेंद्र कुमार घोष आखिर क्या था भाई? तो बालेंद्र कुमार घोष बंगाल में एक प्रमुख अधिकारी थे और अनुशीलन समिति और युगांतर समूह से जुड़े थे। वह
अलीपुर बम कांड में प्रमुख अभियुक्तों में से एक थे। उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित थी और गदर पार्टी जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित थी और पंजाब पर भी केंद्रित थी, से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं थी। फिर योगेश चंद्र चटर्जी, तो योगेश चंद्र चटर्जी भी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से वह काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। यद्यपि वह गदर आंदोलन के विचारे के साथ भारत के भीतर थी, न कि गदर पार्टी के साथ। रास बिहारी बोस एक प्रमुख क्रांतिकारी आयोजक थे। वो 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के प्रयास में शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 1915 में गदर आंदोलन द्वारा नियोजित अखिल भारतीय विद्रोह को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में गदर पार्टी के सदस्यों, विशेषकर पंजाब से लौटे गदर नेताओं जैसे करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले के साथ मिलकर इस विद्रोह को क्रियान्वित करने का प्रयास किया था। हालांकि योजना विफल हो गई और उन्हें जापान भागना पड़ा। गदर पार्टी की गतिविधियों, विशेष रूप से भारत में विद्रोह की योजना के साथ उनका जुड़ाव बहुत सक्रिय और सीधा था। बाद में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज के गठन में भूमिका निभाई थी। ठीक है, फिर क्रिस मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही प्रांतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, न कि नामित। ठीक है, बट भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये बात किया गया था। तरल से कथन क्या हो जा रहा है? गलत। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये प्रस्ताव क्या था? क्रिस मिशन में था, इसलिए केवल दो क्या होगा? सही। क्या बोल रहा है? क्रिस मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होंगे और आंशिक रूप से रियासतों के शासकों द्वारा नामित होंगे। यहाँ पे दो टर्म आया है, एक नामित एक निर्वाचित, दोनों द्वारा आंशिक रूप से। इसमें प्रांतीय विधानसभा द्वारा नामांकन का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि निर्वाचन का था। और यहाँ पे हमारा क्या था? नाम बात कर रहा है, जिस कारण से क्या हुआ? गलत हो गया। तो दूसरा कथन क्यों सही है? क्रिस मिशन के प्रस्तावों में यह प्रावधान शामिल था जिससे प्रांतीय विकल्प या वाल्मीकरण का प्रावधान भी कहा गया कि यदि कोई प्रांत नवनिर्मित भारतीय संघ में शामिल नहीं चाहता है तो वह अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकता है और बाद में संघ में शामिल हो सकता है या ब्रिटेन के साथ एक अलग व्यवस्था संधि अपना अलग संविधान बना सकता है, जिससे भारतीय संघ के समान दर्जा प्राप्त होगा। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किए जाने का एक प्रमुख कारण था कि भारत के विभाजन की नींव के रूप में देखा गया, इसीलिए केवल कथन दो सही है। क्रिस मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये डबल क्वेश्चन चिपक गया है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? ठीक, आर्यदेव यहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, क्या वो जैन विद्वान थे? फिर दिग्नाथ, क्या ये बौद्ध विद्वान थे? फिर नाथ मुनि, क्या वैष्णव विद्वान थे? मुनि सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, जनरली जैन धर्म से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये सही सटीक नहीं कहलाएगा। एक सही है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, दिग्नाथ बौद्ध विद्वान और आर्यदेव भी बौद्ध विद्वान महायान संप्रदाय का। इस कारण से पहला गलत हो जाता है और ये दोनों सही हो जाता है। केवल दो युग में यहाँ पे क्या होगा? 2022 का है ये। तो आर्यदेव लगभग 3री शताब्दी ईस्वी नागार्जुन के प्रमुख शिष्य थे और महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। वह जैन विद्वान नहीं थे। ये होगा दिग्नाथ।
यानी बहुत विद्वान थे कि नहीं थे, ये एकदम सही है। दिनांक लगभग 480 से 540 ईस्वी तक अत्यंत प्रभावशाली बहुत विद्वान थे, जिन्हें भारतीय तर्कशास्त्र के संस्थापकों में से उनकी रचनाओं ने बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों दर्शनों पर गहरा प्रभाव डाला। फिर है नाथमुनि वैष्णव विद्वान, यह एकदम सही है। नाथमुनि लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी वैष्णव विद्वान और आचार्य थे। उन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का अवधूत माना जाता है। आलवार संतों की तमिल भक्ति भरी में नालायार दिव्य प्रबंधन को संकलित और व्यवस्थित किया था। केवल युग 2 और युग 3 सही सुमेलित थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो ये कथन क्या है? गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में मंगोल आक्रमण सिर्फ सही बताया जा रहा है ऑप्शन बी को। तीसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग स्थायी रूप से हार गया था। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राजकाल में हुआ। यह कथन क्या है? गलत है। अगर खतरा भारत में बहुत पहले से मंडरा रहा है। चंगेज खान स्वयं 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। और इसके बाद भी ममलूक सुल्तान विशेषकर बलबन के समय में उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का आक्रमण और छापे लगातार होते रहे। बलबन ने मंगोलों का सामना करने के लिए मजबूत सीमा सुरक्षा नीति अपनाई थी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के समय भी मंगोल आक्रमण हुए, लगभग 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में। लेकिन यह पहला आक्रमण नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी होते रहा था। दूसरा कुछ सही कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के शासनकाल में मंगोलों ने कई बड़े आक्रमण किए, विशेष रूप से 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान पर था। तो तरगी के नेतृत्व में एक विशाल मंगोल सेना ने दिल्ली पर अलाउद्दीन को सिरी के किले में शरण लेनी पड़ी थी। मंगोल 2 महीने तक दिल्ली के आसपास लूटपाट करते रहे, लेकिन सिरी के किले को भेद नहीं पाए और अंततः वापस लौट गए। इससे पहले 1299 में कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में भी मंगोल दिल्ली के पास तक आ गए थे। हालांकि उन्होंने शहर को लेकिन एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। 1303 की घटना स्पष्ट रूप से इस कथन की पुष्टि करता है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो इसको भी गलत माना गया है। पर यह कथन गलत माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के शासन काल में चगताई खान तरवासरीन के नेतृत्व में एक बड़ा मंगोल आक्रमण 1327 से 29 लगभग 2 वर्ष के बीच तक हुआ था। मंगोल सेना दिल्ली के निकट तक पहुंच गई थी। हालांकि विभिन्न स्रोतों में अलग अलग विवरण है। कुछ कहते हैं कि तुगलक ने उन्हें रिश्वत देकर वापस भेज दिया, जबकि अन्य कहते हैं कि उन्हें सैन्य रूप से पराजित किया गया था। किसी भी विश्वसनीय स्रोत से यह पुष्टि नहीं होती है कि तुगलक ने अपने राज्य का कोई अस्थायी रूप से मंगोलों के हाथ खो लिया था या मंगोलों ने किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आक्रमण गंभीर था और उसने उत्तर पश्चिम भारी तबाही मचाई, लेकिन क्षेत्र का नियंत्रण मंगोलों के हाथ में जाने का प्रमाण नहीं। कारण से क्या है? ये कथन क्या है? गलत है। सिर्फ यही सही है। ठीक है, तो कल मिलते हैं PSIR के टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है।